नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। तो जैसा कल मैंने कहा था कि अगले दिन यानी कि 2 तारीख को पेश होगा वक्फ का बिल, वो आज हो गया। 12 बजे किरण रिजिजू ने यह बिल पेश कर दिया। जरा 1 मिनट रुक के सोचिए, इस बिल पर आएंगे, इस बिल पर बहुत सारी बातें करेंगे, कल भी मैंने की थी, लेकिन जरा 1 मिनट रुक कर सोचिए कि आखिर 2 अप्रैल को ही क्यों चुना गया यह बिल पेश करने के लिए और पूरे देश में एक बहस का माहौल बनाने के लिए। पूरे बहस मुबाई से चलते रहे, तमाशा चलता रहे, आखिर यह क्यों किया गया। जरा सा दिमाग लगाएंगे, आप समझ जाएंगे कि यह सारा कुछ इसलिए किया गया क्योंकि आज के ही दिन यानी 2 तारीख को ट्रंप टैरिफ को लेकर बड़ी घोषणा करने वाला है। और कल भी जब उसने बोला तो बहुत क्लियरली भारत का अलग से नाम लिया। पहले दिन से वो लगातार मोदी के ऊपर हमले कर रहा है, भारत के ऊपर हमले कर रहा है, टैरिफ घटाने, टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहा है, धमकियां दे रहा है। यूरोपीय यूनियन हो, कनाडा हो, चाइना हो, ये सब खड़े हो गए हैं कि लगाओ टैरिफ, हमारे पास भी रास्ते हैं, हम भी पलटकर टैरिफ लगाएंगे और तुम्हारी चाल सफल नहीं होने देंगे। ईरान के ऊपर लगातार वो सैंक्शन लगा रहा है, चाइना के ऊपर सैंक्शन लगा रहा है। शाम को जब आपको मिडिल ईस्ट पे अपडेट दूंगा तो उसके बारे में डिटेल दूंगा, लेकिन इन सब से कोई डर नहीं रहा है, सब पलट के खड़े हैं बिल्कुल उनके सामने। और भारत की हालत यह है कि बाकी सब छोड़ दीजिए, खेती के मामले में भी वो दखल करना चाहता है, वो टैरिफ इतना कम करवाना चाहता है ताकि अमेरिका से एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट हो सके, वहां भी आपके बाजार में अमेरिकन अनाज और बाकी सारा कुछ आ सके और आप एक तो महंगा और दूसरे घटिया माल खरीदने पर मजबूर हो। जो हालत है उसमें यह है कि ऑटो पार्ट्स बनाने वालों का सारा धंधा चौपट होने वाला है। जो भी एक्सपोर्ट करते थे अब सस्ता इंपोर्ट होकर ऑटो पार्ट्स आएगा। मेडिकल के मामले में जो फार्मा कंपनियां हैं उनकी हालत खराब होने वाली है। बाकी सारी चीजें कभी पहले भी मैंने डिटेल में बताई हैं, आगे फिर कभी डिटेल में आपको बताऊंगा। वो कह रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से हमें सूचना मिली है कि भारत टैरिफ घटाने वाला है। तो जब चारों तरफ टैरिफ 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 हो रहा है पूरी दुनिया में, तो भारत में चारों तरफ शोर मचा दिया गया वक्फ 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 का। और वक्फ का मामला सीधे सीधे बना दिया गया हिंदू मुसलमान का मामला। आप हिंदू मुसलमान का मामला करते रहिए, आपके यहां तमाशा चलता रहेगा और उसके आड़ में ट्रंप और मोदी का पूरा खेल हो जाएगा। भारत का बाजार अमेरिका के पैरों में गिर जाएगा, गिरवी रह जाएगा अमेरिका के सामने। हिम्मत नहीं है मोदी जी की ट्रंप के सामने कुछ भी बोलने की, क्योंकि अडानी का पेंच फंसा हुआ है। और इन सब से ध्यान हटाने के लिए वक्फ बिल 2 तारीख को जानबूझकर 12 बजे ले आया गया। 2-4 दिन टाला भी जा सकता था, 1 आध दिन पहले भी हो सकता था, लेकिन जानबूझकर 2 तारीख को यह बिल ले आया गया ताकि टैरिफ के मामले से आपका ध्यान हटाया जा सके। रोजी रोटी के मुद्दे से लगातार ध्यान भटकाना मोदी सरकार की 11 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक किताब का नाम ले रहा हूं, जो लोग पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट लेते हैं, नाओमी क्लेन की एक किताब है शॉक थेरापी, उसको खरीद के पढ़ लीजिए। देखिए कि तानाशाह कैसे डेमोक्रेसी के अंदर इस तरह का आपको शॉक देते रहते हैं और उसके आड़ में अपना खेल खेलते रहते हैं। तो वक्फ बिल का जो पूरा का पूरा मामला है उसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो यह कि जेडीयू और नायडू आगे पीछे करते रहे, तमाम बातें करते रहे, लेकिन फाइनली दोनों ने व्हिप जारी कर दिया अपने अपने सांसदों को कि जाओ और सरकार के पक्ष में मतदान करो। नायडू साहब अपने इलाके में मौलवियों और इमामों की तनख्वाह जो हर महीने उनको मिलती है उसमें 1000-2000 बढ़ा देते हैं, इफ्तार की पार्टी कर देते हैं और उसके बाद सरकार के सामने वक्फ बिल पे झुक जाते हैं। नीतीश कुमार दुनिया भर की बात करते रहते हैं, यहां वहां घूमते रहते हैं, टोपी लगा लगा के इफ्तार में बैठ जाते हैं, लेकिन वक्फ बिल के मामले में चुपचाप सर झुका देते हैं नरेंद्र मोदी के सामने। रामविलास पासवान जी के जो सुपुत्र हैं चिराग पासवान जी, उनकी तो बात ही क्या करना है। बयान देते हैं कि सड़क पर नमाज वगैरह को लेके तमाशा नहीं करना चाहिए, अचानक सेकुलर बन जाते हैं। उनका वीडियो जम के वायरल होता है, लेकिन वक्फ बिल के मामले पर जाकर सरकार के सामने झुक जाते हैं। यही हालत जयंत की है। कहा करते थे चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा, अभी बीच में फिर एक बयान दे दिया, फिर लोगों ने सेकुलर सेकुलर कहना शुरू कर दिया, सेकुलर को तमाशा बना दिया गया है। मैं साफ साफ कहता हूं कि जो आदमी या जो पार्टी एक बार भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई है, मैं उसको कभी सेकुलर नहीं मान पाता, चाहे वो कोई सी पार्टी हो।
क्योंकि इस देश में इतनी राजनीति तो सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी किस चीज की राजनीति करती है। उसके बावजूद अगर सत्ता के लिए आप उसके सामने एक बार झुक चुके हैं तो बहुत सीधी सी बात है कि आपके रीढ़ में हड्डी नहीं है। आप कभी भी पलट सकते हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो पहली बात यह कि सरकार के पास इसको पास कराने के लिए पर्याप्त बहुमत है। तो बिहार और आंध्र प्रदेश के वो मुसलमान जो नीतीश कुमार के साथ खड़े होते हैं, और सिर्फ मुसलमान क्यों, वो सेक्युलर लोग जो नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के साथ खड़े होते हैं, उनको एक बार सोचना पड़ेगा कि उनका वोट भले टीडीपी या जेडीयू के लिए पड़ा हो, लेकिन असल में वो आरएसएस और बीजेपी के ही काम आ रहा है। ये उनको सोचना है। आंध्रा में तो बहुत टाइम है, लेकिन बिहार का चुनाव तुरंत होने वाला है। तो बिहार के सेकुलर और मुस्लिम मतदाताओं को और बाकी सारे लोगों को यह सोचना है कि नीतीश कुमार को वोट देने से आप सीधे सीधे बीजेपी को वोट दें, यह बेहतर है। क्योंकि नीतीश कुमार को वोट देने का मतलब भी भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देना है। हालांकि गौस मोहम्मद जैसे कुछ लोग हैं जेडीयू में जो आगे पीछे जा रहे हैं, ये गए थे लालू यादव जी से भी मिलने गए थे, काफी बयानात वगैरह इनके आ रहे हैं कि हम वक्त के खिलाफ हैं। लेकिन गौस मोहम्मद साहब, आप एक मामूली एमएलसी हैं, आपकी पार्टी के सांसद, आपके पार्टी के नेता, ये सारे लोग झुक चुके हैं सरकार के सामने। और ऐसे में आप जेडीयू के अंदर रहते हुए कुछ भी बोलिए, उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसको समझना चाहिए कि क्या वक्फ बिल पर वाकई सरकार झुकी है। बाहर कुछ भी दिखा रही हो, लेकिन क्या अंदर अंदर झुक गई है। अब आप कहेंगे झुकने का मामला कहां है, बिल लेके तो आ रही है। झुकने का मामला, कल तमाम टीवी न्यूज चैनल्स पर कुछ हेडलाइंस चल रही थी, लगातार हेडलाइंस आ रही थी और वो हेडलाइंस इशारा कर रही थी। वो इशारा ये कर रही थी कि क्या जेडीयू और टीडीपी ने वक्फ बिल के अंदर ऐसे बदलाव करा लिए हैं जिससे वक्फ बिल उतना मजबूत नहीं रह जाएगा जितना भारतीय जनता पार्टी चाहती थी। 3 बदलावों की बात हो रही है। पहले बदलाव की बात यह हो रही है कि यह कानून बैक डेट से लागू नहीं होगा। यह कानून जब बनेगा उस दिन से लागू होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 2025 से पहले की जो औकाफ की संपत्तियां हैं, वक्फ की जो संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों पर यह कानून लागू नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो पुरानी मसाजिद थी या जो पुराने दरगाह थे या इस तरह की जो संपत्तियां वक्फ की थी, उनको ना तो गिराया जा सकेगा, ना उनके ऊपर क्लेम किया जा सकेगा। अगर ये वाकई आता है बिल के अंदर, क्योंकि अभी 12 बजे बिल पेश किया गया है, पूरा बिल मैंने भी नहीं देखा है, किसी ने नहीं देखा है। बिल की हालत यह है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनी थी एक दिन के, यूपी के मुख्यमंत्री जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में 250 पेज की रिपोर्ट तैयार होती है और 4 घंटे का टाइम दिया जाता है लोगों को कि 4 घंटे में इसको पढ़ लीजिए। अब आप ही सोचिए कि कौन सा ऐसा विद्वान होगा, वेदव्यास पैदा हुआ होगा, जो 250 पेज की रिपोर्ट 4 घंटे में पढ़ ले। तो हकीकत यह है कि यह रिपोर्ट किसी ने पढ़ी भी नहीं है कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। अभी भी सिर्फ 8 घंटे का टाइम दिया है अध्यक्ष महोदय ने इस पर बहस करने का, जिसमें 4.5 घंटे से ज्यादा टाइम एनडीए के पास होगा और 3-3.25 घंटे पूरे विपक्ष के पास होगा। विपक्ष मांग कर रहा है कि इसको बढ़ाकर 12 घंटे किया जाए। देखते हैं ये मांग पूरी होती है कि नहीं है। तो पहली बात तो यही जो मैं कह रहा था वो ये कि क्या सरकार ऊपर से सारा नाटक कर रही है लेकिन अंदर से झुकी है और 2025 के पहले के मामले इस कानून के तहत नहीं आएंगे। ये एक बड़ा सवाल है जो शाम तक ज्यादा क्लियर होगा। दूसरा मामला यह है, वही इसी से जुड़ा हुआ, कि पुरानी मस्जिद, दरगाह या दूसरे जो मुस्लिम स्थल हैं उनसे छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। और तीसरा मामला यह है कि जमीन का जो मसला होता है वो राज्य सरकारों का होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो फाइनल जो भी स्ट्रक्चर बनेगा वो स्टेट गवर्नमेंट से बात करके बनेगा। अगर ऐसा होता है तो कम से कम जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है उन राज्यों में कुछ राहत की उम्मीद की जा सकती है। अब इस वक्फ बोर्ड के जो नए बिल का मामला है, इस पर सवाल क्या है? सबसे पहला, सबसे आसान सवाल तो यही है कि क्या कोई मुसलमान वैष्णो देवी ट्रस्ट का मेंबर बन सकता है? क्या उसका सदर बन सकता है? जितने बड़े मंदिर हैं सबसे जुड़े हुए ट्रस्ट हैं। और चंद्रबाबू नायडू जो वक्फ बिल के मुद्दे पर सरकार का समर्थन कर रहे हैं, वो अपने आंध्र प्रदेश में कह चुके हैं कि जो मंदिर है, खासतौर पर तिरुपति का मंदिर, उसकी जो पूरी कमेटी है वो सिर्फ हिंदुओं के हाथ में होनी चाहिए।
इसके पहले जो वहां पर जगन साहब मुख्यमंत्री थे वो ईसाई थे, तो लड्डू के बहाने, तिरुपति के लड्डू में मिलावट है इसके बहाने उनके ऊपर हमला किया गया था। वो पूरी कहानी आपको याद है, और यही कहा गया था कि उसमें दूसरे धर्मों के लोगों को भरा गया है। तो अगर मंदिर के ट्रस्ट से कोई मुसलमान नहीं जुड़ सकता, और कोई मुसलमान ये डिमांड भी नहीं कर रहा कि हमको मंदिर के ट्रस्ट से जोड़ दो, उसका कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। मंदिर हिंदुओं का मामला है, चर्च ईसाइयों का मामला है, गुरुद्वारा सिखों का मामला है, और उन्हीं के पास होता है। आप कभी सोच सकते हैं कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में कोई मुसलमान होगा? आप कल्पना कर सकते हैं? आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी चर्च के प्रबंधन के लिए किसी हिंदू या किसी मुसलमान या किसी और धर्म के व्यक्ति को भरा जाएगा? नहीं, नहीं होता है। धर्म का मामला धर्म के भीतर का मामला होता है, इसीलिए धर्म से जुड़े हुए लोग ही उसमें होते हैं। तो पहला सवाल यही बनता है कि अगर दूसरे धर्मों से जुड़े मामलों, उनके जमीनों के, उनकी संपत्तियों के प्रबंधन के मामलों, मैनेजमेंट के मामलों में अगर मुसलमान शामिल नहीं हो सकता है, तो वक्फ बोर्ड में कैसे किसी हिंदू को शामिल किया जा सकता है? किस लॉजिक पर आप इसको सही ठहराते हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। दूसरा सवाल यह है कि जो जिला अधिकारी हैं, जो डीएम हैं, उनको जितने अधिकार दे दिए गए हैं इस नए बिल में जो बताया जा रहा है, उन अधिकारों का क्या मतलब है? आखिर वक्फ बोर्ड के मामले में डीएम को सारे अधिकार दे देने का क्या मामला है? कहा यह जा रहा था कि वक्फ बोर्ड से ऊपर कोई नहीं था, वक्फ बोर्ड के फैसलों पर सवाल नहीं उठ सकता था। झूठ है ये। कल भी एक डिबेट चल रही थी जिसमें एक एंकर थी जो गोदी मीडिया की प्रमुख एंकर हैं, उन्होंने यह बात कही, और कांग्रेस के एक प्रवक्ता थे जिन्होंने बहुत साफ साफ वो केसेस दिखाए जो वक्फ बोर्ड के फैसलों के खिलाफ ट्रिब्यूनल में और ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। यानी अभी भी वक्फ बोर्ड जो है वो फाइनल अथॉरिटी नहीं है। मैंने वक्फ बोर्ड के बारे में बहुत डिटेल बातचीत की थी अपने दोस्त वजीर शफीक से, जो वक्फ बोर्ड के मामलों में कई बार सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे में भी शामिल हो चुके हैं वक्फ बोर्ड की तरफ से। उन्होंने भी यही बात कही थी। वो वीडियो देखा जाना चाहिए, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसको आप जरूर उस बातचीत को देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी बातें उन्होंने बताई हैं। तो बहुत साफ है कि वक्फ बोर्ड कोई फाइनल अथॉरिटी अभी भी नहीं था। उसके फैसलों को चुनौती दी जा सकती थी ट्रिब्यूनल में, और ट्रिब्यूनल के फैसलों को उसी तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती थी, जैसे जमीन के मामले में कोई भी चुनौती दी जा सकती है। तो जब वक्फ बोर्ड के फैसलों को पहले से चुनौती दी जा सकती थी, जब ट्रिब्यूनल में चुनौती दी जा सकती थी, हाई कोर्ट में दी जा सकती थी, सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकती थी, तो अब आप ये नया क्यों ला रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट उन फैसलों के लिए फाइनल अथॉरिटी है? यह पहले से नहीं है। और अगर पहले से सुप्रीम कोर्ट फाइनल अथॉरिटी है, तो फिर इसमें डिस्टरबेंस की क्या जरूरत है? अब डीएम को और स्टेट गवर्नमेंट को आपने इतनी ताकत दे दी है कि वक्फ बोर्ड की किसी जमीन पर अगर कोई विवाद खड़ा होता है, तो जब तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कोई फाइनल फैसला नहीं आता है, तब तक वो किसी भी वक्फ की मान्यता रद्द कर सकते हैं। समझिए इस बात को। एक जमीन है जो वक्फ कहता है हमारी जमीन है, इसके खिलाफ कोई पहुंच गया ये दावा लेकर कि ये तो सरकारी जमीन है। यही काम किया जा रहा है जब मसाजिद को गिराने वगैरह की साजिश की जा रही है। तो कोई वक्फ बोर्ड की जमीन है जिस पर वक्फ अपना दावा करता है, और कोई दूसरा आकर दावा कर देता है, या सरकार दावा कर देती है कि यह सरकारी जमीन है। तो क्या होना चाहिए? होना चाहिए मामला कोर्ट में जाए, कोर्ट से फैसला हो। अगर कोर्ट कहे सरकारी जमीन है तो जमीन सरकार के पास चली जाए, अगर कोर्ट कहे कि वक्फ की जमीन है तो वक्फ के पास चली जाए। लेकिन अभी क्या होगा? इस नए कानून में जयराम रमेश ने बहुत डिटेल में लिखा है, इस नए कानून में यह प्रावधान है कि अगर कोई दावा कर दे कि यह सरकारी जमीन है, तो जब तक फैसला नहीं आता है तब तक उसकी वक्फ की जो मान्यता है वो कैंसिल कर दी जाएगी। यानी वो अपने आप सरकारी जमीन बन जाएगी और रहेगी तब तक जब तक कोर्ट कोई फैसला नहीं करता है। तो आपकी एक वक्फ की जमीन है, किसी ने दान की हुई है, दान करने के प्रोसेस में भी बहुत सारे तमाशे पैदा कर दिए गए हैं जिससे वक्फ को जमीन दान नहीं की जा सकती है। लेकिन चलिए मान लीजिए दान कर दी गई, उसके ऊपर किसी ने दावा कर दिया सरकारी जमीन है, तो अगले 10, 15, 20 साल तक जब तक कोर्ट का फैसला नहीं है, सिर्फ इस दावे के आधार पर वो सरकारी जमीन बनी रहेगी। ये खेल रचा गया है इस नए कानून में। असल में बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं कोई कानून का विद्वान नहीं हूं और मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैंने पहले भी यह बात कही है बहुत साफ साफ कि असल मामला होता है नीयत का।
वक्फ बोर्ड में पहले भी बदलाव किए गए हैं। 2013 में अगर आप देखेंगे तो वक्फ बोर्ड के कानूनों में बड़ा बदलाव किया गया था। एक कमेटी बनाई गई थी, पीएसी बनाई गई थी, जिसमें बीजेपी के भी मेंबर्स थे। सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी उसका सहारा भी लिया गया था, उसके रिकमेंडेशंस को भी देखा गया था और सबके संशोधनों को लागू करके सबके राय मशविरे से वक्फ का एक नया कानून बना था। तो जाहिर है कि वक्फ के कानून में पहले भी बदलाव हो चुके थे, यह कोई नई चीज नहीं है। लेकिन जब यह सरकार लेके आ रही है तो इसकी मंशा बहुत क्लियर है। कल भी मैंने नीयत पर ही सवाल उठाए थे। जब आप लगातार मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं, मसाजिद के ऊपर हमला हो रहा है, दरगाहों के ऊपर हमला हो रहा है, वक्फ की जमीनों को लगातार कब्जा करने की बात आ रही है, लगातार उसको सरकारी जमीन होने का दावा करने की बात आ रही है, जब यह सारा कुछ चल रहा है और आप एक कानून लेकर आते हैं तो यह सवाल उठना लाजिम है कि क्या यह कानून मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का जो पूरा खेल है उसका ही हिस्सा है। पहले आप सीए लेकर आए, एनआरसी लेकर आए, पूरा देश जलता रहा, दंगे हो गए दिल्ली में। अब जाके कपिल मिश्रा के ऊपर 5 साल बाद एफआईआर हो पाई है और उमर खालिद और शर्जिल इमाम जैसे लोग 5 साल से जेल में पड़े हुए हैं। यह फर्क है, यह कानून का फर्क है। सीधे सीधे वीडियोस आए थे कपिल मिश्रा के, वो वीडियो सबने देखे हैं, ट्विटर पर वायरल हुए थे। अब तो विधायक हो गए, मंत्री भी हो गए, लेकिन उस कपिल मिश्रा पर 5 साल बाद एफआईआर हो पाती है। जेल वेल की बात छोड़ दीजिए, पहले का जमाना होता तो कोर्ट का यह कहना कि इनके ऊपर संज्ञेय अपराध का संदेह है काफी होता उनको इस्तीफा देने के लिए। लेकिन आज तो कोई इस्तीफा मांग भी नहीं रहा है, क्योंकि जानता है कि इस्तीफा तो होता नहीं है। और वहीं सीएए का जो विरोध कर रहे थे वो 5-5 साल से जेल में पड़े हुए हैं। तो पहले ही एक विवाद आपने खड़ा किया हुआ है जिस पर तमाशा चल रहा है, एक दूसरा विवाद आपने खड़ा कर दिया। आप चाहते नहीं हैं कि चैन से देश रहे, आप चाहते हैं कि इस तरह का बवाल चलता रहे ताकि ट्रंप के टैरिफ पर बहस कम हो, वक्त पे बहस ज्यादा हो। आप चाहते हैं कि कैसे भी हिंदू मुस्लिम का माहौल बना रहे। आप अपने वोटर को यह मैसेज देते रहें कि अब्दुल की चूड़ी लगातार टाइट की जा रही है। भले पूरे देश की चूड़ी टाइट हो रही हो, भले पूरे देश से रोजगार गायब हो गया हो, आज हालत यह है कि जो टॉप 10% हैं अगर उनको माइनस कर दे तो जो बचे हुए 90% इस देश में हैं वो किसी गरीब अफ्रीकन देश के नागरिक से बेहतर हालत में नहीं है। फैसिलिटीज नहीं है, तमाम सारी चीजें नहीं है, उस पर हम लोग लगातार बात करते ही रहते हैं। लेकिन इन सब पे बहस नहीं हो, इसके लिए जरूरी है कि हिंदू मुसलमान का कोई ना कोई मसला लगातार भड़काए रखा जाए और वक्फ बोर्ड ऐसा ही मसला है। राम जन्मभूमि की कोशिश की गई कि चुनाव का मुद्दा बन जाए, लेकिन उसके बावजूद पूर्ण बहुमत आना तो छोड़ दीजिए, अयोध्या फैजाबाद की सीट भी हार गए। अब एक ये नया राम जन्मभूमि खड़ा किया जा रहा है, नया एक हिंदू मुस्लिम का मुद्दा खड़ा किया जा रहा है जिसको अगले 3-4 साल भुनाया जाएगा। बिल जब सामने आएगा, बिल में आज दिन भर बहस होगी, क्या सामने आया क्या नहीं आया उसके बाद बात होगी, करेंगे बात उस पर। बहुत मुमकिन है कि जेडीयू और टीडीपी ने जो सुझाव दिए हैं उसके बाद वक्फ बिल के पास वो ताकत ना रह जाए जो उम्मीद भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। लेकिन इसके बावजूद टीडीपी और जेडीयू और बाकी लोगों ने बिल्कुल साबित कर दिया कि उनका सेकुलरिज्म सिर्फ दिखावे का है, उनका सेकुलरिज्म सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का है ताकि मुसलमानों का एक हिस्सा उनको वोट देता रहे। इफ्तार की पार्टी कर देने, टोपी पहन लेने, इमामों और मौलानाओं को 2-5 हजार रुपए महीना दे देने से कुछ नहीं होता है। असल चीज होता है अधिकार, असल चीज होता है आत्मसम्मान। अगर आप इस देश के अल्पसंख्यकों के आत्मसम्मान के लिए खड़े नहीं होते हैं तो आप और भारतीय जनता पार्टी में कोई खास फर्क नहीं है, यह बात क्लियर कर देनी चाहिए। आज जब संसद में चर्चा शुरू होने वाली थी उसके पहले इमरान प्रतापगढ़ी काले कपड़ों में थे और वक्फ बिल के खिलाफ एक पोस्टर लेकर खड़े थे। होना तो यह चाहिए था कि जितने अपने आप को सेकुलर कहने वाले लोग हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे जयंत हो, चाहे टीडीपी हो, चाहे जेडीयू हो, इन सब लोगों को मिलकर वक्फ बिल के खिलाफ खड़ा होना चाहिए था और इसको संसद में गिरा देना चाहिए था। लेकिन अब आपने ऐसे लोगों को चुना है जो अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए कभी भी पलट सकते हैं। ऐसे लोगों को चुना है जो अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होने में बिल्कुल नहीं शर्माते हैं। तो फिर आपको वही मिलेगा जो आज मिल रहा है। बाकी संसद में चर्चा चल रही है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। जो होगा जैसा होगा डिटेल लेकर तो हम आएंगे ही। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।